कंपनी ने एक लेडी को हायर किया। वो कंपनी में पिछले 1-1.5 साल से काम कर रही थी एंड सडनली शी सेड कि उनको कुछ मेडिकल इश्यूज हो रहे हैं। तो कंपनी ने उनको डिसाइड किया कि उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो टर्मिनेट कर देंगे। किया गया। उसके 2 महीने बाद देयर वाज अ ड्रग बस्ट। ड्रग्स का पता चला था एंड जो वो ट्रैवल कर रही थी शी वाज एक्चुअली गेटिंग ड्रग्स एंड स्मगलिंग इट इनटू सम अदर सिटी। पर्सन ने मुझे कॉल किया, कहता मतलब एक पर्सन का वेरिफिकेशन आएगा, जो भी ईमेल का जो वेरिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। तब मुझे बोला कि आपको मैं एक अमाउंट ऑफर कर रहा, मुझे एक ह्यूज अमाउंट आप कंफर्म करवा दीजिए। इलीगल हो गया ये तो। हाँ, मतलब कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आज के डेट में अच्छा जॉब मिलने के लिए हायर पोजीशन मिलता है, जिसको पैकेज मान लीजिए 30 लाख 40 लाख 50 लाख, 20 सीओ का यदि मैसेज डालेगा तो वहाँ पे 100 मैसेज डाल दिए। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर हम लोगों के पास आज एक स्पेशल गेस्ट आया है। उससे पहले मैं थोड़ा सा हम लोगों का जो इंट्रोडक्शन है मैं फिर से कर रहा हूँ कि हम लोग बेसिकली बीजीबी के ऊपर एक लंबा सीरीज़ बना रहे, बहुत सारे वीडियोस बना रहे रिगार्डिंग corporate employment check and blue collar check, white collar check, regarding individual check like maid verification, driver verification, security guard verification, online police verification। हम लोग बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी बनाए हैं जिसमें डिजिटल सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के ऊपर भी हम लोग वीडियोस बनाए हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब ऑलरेडी किए हैं तो ये सब वीडियो आपको डेफिनेटली मिलेगा देखने में। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो डेफिनेटली अगर एक बार सब्सक्राइब करते हो तो ये जो सीरीज़ मैंने बताया ऑलमोस्ट 50+ वीडियोस जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सो मेरे लिए आज जो हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे दैट विल बी वेरी यूनिक टॉपिक। और इसमें हम लोग का जो एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ आज प्रेजेंट है, प्रियंका सिंघानिया। शी इज़ द HR प्रोफेशनल एंड उनका ऑलमोस्ट 5+ ईयर्स एक्सपीरियंस है और उन्होंने HR एक अच्छा प्रोफाइल उन्होंने मेंटेन किया और उनका एक अच्छा प्रोफाइल भी है। तो उनके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग HR के बारे में। HR का कितना रोल होता है कोई कंपनी में, एक HR डिपार्टमेंट हो या HR प्रोफेशनल हो, उसका कितना इंपॉर्टेंट होता है। और HR के साथ HR का जो पूरा प्रोसेस होता है, हायरिंग प्रोसेस होता है, और हायरिंग प्रोसेस से लेके ऑनबोर्डिंग प्रोसेस तक ये कैसे होता है वो प्रोसेस पूरा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा ये इंटरेक्टिव सेशन होगा, इट विल बी नॉट अ इंटरव्यू सेशन, इट विल बी अ इंटरेक्टिव सेशन। एंड हम लोग इसमें से थोड़ा सा जानेंगे उनसे कि इसमें बैकग्राउंड चेक का भी कितना इंपॉर्टेंस है, सचमुच इंपॉर्टेंस है या नहीं है, बैकग्राउंड चेक करवाना कितना इंपॉर्टेंट है एक कैंडिडेट के लिए। अगर कैंडिडेट को बैकग्राउंड चेक नहीं होता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, ये भी हम लोग थोड़ा सा 1 by 1 डिस्कस करेंगे उनके साथ। और मेरे साथ ऑलरेडी मनीष जी है, आप लोगों को पता है कि ही इज़ द CEO ऑफ 4SL बैकग्राउंड चेक प्राइवेट लिमिटेड, और सबको तो मेरा नाम पता ही है, माय नेम इज़ सौरभ। सो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आप लोगों को बोलूँगा व्यूअर्स को कि ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए। आप अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते, लाइक कर सकते, लेकिन आप लोग वीडियो को देखिए क्योंकि आपको जो भी मतलब जॉब के लिए अभी जॉब सर्चिंग कर रहे हैं या कोई चाहता है कि मैं भी HR प्रोफेशन में आऊँ, तो जो भी मतलब कोई बिजनेस ओनर जो कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने वाला है उसका भी HR एक डिपार्टमेंट चाहिए। तो ये जो भी मैंने बात किया ये सारा कुछ उन लोगों के लिए काम आएगा। तो व्यूअर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ पूरा वीडियो को अब अगर देखेंगे तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। मेरा जो पहला जो क्वेश्चन है आपसे, मतलब ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है लेकिन इंटरेक्टिव सेशन है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मैं नहीं जानना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ मी, मतलब हम लोगों के जो व्यूअर्स है वो जानना चाहता है आपसे, क्योंकि आप HR प्रोफेशन में हैं, इतना साल का आपका एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली HR का क्या प्रोफाइल होता है, व्हाट इज HR? अगर कोई जानना चाहता है एकदम लेमैन कि HR क्या होता है, HR प्रोफेशनल क्या होता है, HR का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, ये अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली अगर आप डिस्क्राइब करते हैं तो व्यूअर्स के लिए भी अच्छा होगा। ओके, सो टू बिगिन विथ स्टार्ट करते हैं। सो HR इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, सो दे आर द मिडल मैन ऑफ अ कंपनी। वो एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी काम करते हैं, रादर कंपनी की तरफ से भी काम करते हैं। तो उनका मेजर काम है टू बी अ मीडिएटर, कोई ऐसा इंसान जो दोनों के तरफ काम करता है और कंपनी का भी और एम्प्लॉयज़ का भी बेनिफिट्स को देखता है।
सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर बात करें तो ये एक एस्पेक्ट में नहीं होता है, बहुत वैलिड एस्पेक्ट होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्रूटमेंट, देखना कि कौन सा एम्प्लॉय प्रॉपर फिट होगा कंपनी के लिए, उसके स्किल सेट मैच होते हैं कि नहीं। देन ऑर्गेनाइजेशन में एक मेंटेन रखना, ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना, फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एवरीथिंग सबको एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में रखना ताकि एक प्रोसेस रहे और कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं हो एंड सब कुछ बहुत फ्लुएंटली चले कंपनी में। सो ये मेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाता है टू मेक श्योर कि हर एक चीज़ एक प्रॉपर स्टैग्नेंट वे में फिक्स रहे, ऊपर नीचे कुछ ना जाए। अगर जाए तो उसको उसका एक सोल्यूशन निकालना, उसके प्रति काम करना और मेक श्योर करना कि सब कुछ एकदम प्रॉपर फ्लो में चलते रहे। सो दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से दैट ह्यूमन रिसोर्सेज का ये बेसिक होता है। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है कि अगर जो जैसे आपने बोला है, तो अगर मैं पूरा HR प्रोसेस के अगर जाऊँ तो HR प्रोसेस में सपोज मैं बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल लेके मैं बोल रहा हूँ, सपोज आपको IT, आपका एक IT डिपार्टमेंट है, उस IT डिपार्टमेंट में कुछ IT प्रोफेशनल आपको हायर करना है। तो आप जब हायरिंग करते हैं तो हायरिंग प्रोसेस को कैसे करते हैं? मतलब पहले आप किसी ऑनलाइन में वो ऐड पोस्ट करते हैं, मतलब जो आपका रिक्वायरमेंट है वो ऐड ऑनलाइन में पोस्ट करते हैं या कुछ न्यूज़पेपर में देते हैं या इंटरनल आप रिसोर्स को हायर करते हैं? कैसे करते हैं हायरिंग प्रोसेस को, आप कैसे फॉलो करते हैं? ओके, तो ये मेरे हिसाब से कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, बट मोस्टली कंपनीज एक स्टैंडर्डाइज्ड वे फॉलो करती है। आजकल बहुत सारी जॉब पोर्टल्स अवेलेबल है, जैसे लिंक्डइन, नौकरी, मॉन्स्टर एंड बहुत सारी है। तो एंड यहाँ पे आपको बहुत ही रिसोर्सफुल लोग मिलते हैं, पहली चीज़। दूसरी कि आपके पास पूरी प्रोफाइल वहाँ रहती है, तो और आपको स्किल सेट सब कुछ उधर लिखा हुआ भी मिल जाता है। तो आपके लिए एक हायरिंग करने के टाइम पे एक प्रोफेशनल को ढूंढना थोड़ा ईजी और बेटर हो जाता है। एंड AI ऑल्सो कमिंग इनटू द पिक्चर, वो भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर पाता है, बहुत ज़्यादा उसको ईजी कर पाता है। कैसे कैसे कैसे, ये बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, AI जो फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि अगर हमें कोई प्रोफेशनल हायर करना है तो हमें सर्च करना पड़ता था कि अच्छा पहले JD बनाना होगा आपको, कि JD बन गया, और पहले JD आपको मैनुअली बनाना पड़ता था। अब AI आ गया है, मैंने AI को बोला जस्ट फॉर 1 मिनट, यहाँ पर मैडम ने जो JD बोला, JD मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, एंड AI मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। हाँ, या सो अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास एकदम रेडिली अवेलेबल है, तो मेरे को जैसे JD बनाना है, मैंने लिख दिया कि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, मुझे इसका JD चाहिए, तो आपको ऑटोमेटिकली उधर JD मिल जाती है ना। वो JD लेके मैं लिंक्डइन पे या फिर मॉन्स्टर पे कहीं पे भी पोस्ट करती हूँ, तो AI आजकल हर जगह फीड हो चुका है। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप में भी आपके पास मेटा AI है, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, वैसे ही लिंक्डइन में भी AI का फीचर अवेलेबल है। तो AI की वजह से आपने जो JD डाली है, आपको उसके हिसाब से एकदम प्रोफाइल्स प्रॉपर्ली दिखाने लगता है ना। प्रोफाइल्स को मैं डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती हूँ वाया लिंक्डइन, वाया नौकरी और वट एवर पोर्टल इज़ अवेलेबल। तो जब मैं वहाँ से इंफॉर्मेशन लेती हूँ एंड देन वी कैन मूव अहेड विद द हायरिंग प्रोसेस। हमने कांटेक्ट किया, हमने इंटरव्यूज़ लगाए, हमने स्किल सेट मैच किया। सो वंस दैट इज़ डन, देन वी हैव द प्रोफाइल विद द पर्सन, हमने नेगोशिएशंस किया, बात करी, एंड देन व्हेन वी फाइनली सेंड एन ऑफर लेटर और ईमेल फॉर द कंसेंट एंड कंफर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोफेशनल। तो तब हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पिक्चर में आता है ना। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कंसेंट के थ्रू होता है। अगर मैं पुलिस वेरिफिकेशन कराऊँ या एजुकेशन वेरिफिकेशन हो गया या प्रीवियस कंपनी का हो गया, एनी वेरिफिकेशन दैट आई वांट, उसके लिए कंसेंट बहुत ज़रूरी होता है फ्रॉम द प्रोफेशनल और फ्रॉम द पर्सन दैट वी आर हायरिंग। तो अगर हमारे पास जैसी कंसेंट है, हम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर सकते हैं, थ्रू थर्ड पार्टीज़ हो सकता है या फिर थ्रू ईमेलिंग द प्रीवियस कंपनी, जैसे भी वो कंपनी को जो कंपनी जैसे प्रेफर करता है। एंड उसके बाद व्हेन एवरीथिंग इज़ गुड टू गो, देन वी कैन हायर द प्रोफेशनल, फिर काम समझा के ऑन बोर्डिंग करके एंड वो प्रोसेस पूरा कंटिन्यू होता है। ओके ओके ओके, एक चीज देखिए, ये बल्क हायरिंग के जो प्रोसेस है, ठीक है, और मैक्सिमम जो कॉर्पोरेट बाय एमएनसी जो हायर पोजीशन टोटली रेफरेंस बेस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। और मैडम सही बात बोला, ठीक है, जो बल्क हायरिंग का और कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, सही बात। और हायर पोजीशन ओनली डिपेंड करता है ज़्यादा से ज़्यादा 99% में बोल सकता हूँ
रेफरेंस के थ्रू, यस करेक्ट, हाँ रेफरेंस के थ्रू होता है और बेसिक जो बल्क होता है वो थ्रू दिस यस थ्रू एप्लीकेशंस और जॉब पोर्टल्स। हाँ, और अगर जैसे कोई 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो उसके लिए भी लिंक्डइन में आपको काफ़ी प्रोफाइल्स मिल जाती है। और आज के डेट में अच्छा जॉब मिलने के लिए क्योंकि हम लोग को बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट है जो एम्प्लॉय है पोजीशन के अंदर जा रहा है, मैंने हायर पोजीशन में हो रहा है, जिसको पैकेज मान लीजिए 30 लाख 40 लाख 50 लाख एबव। तो लिंक्डइन जो सीईओ जो मैनेजर है मैंने डायरेक्ट सीईओ के मैसेज डाल देते, तो 20 सीईओ का यदि मैसेज डालेगा तो एक सीईओ बाय मैनेजमेंट बाय हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट HR है, तो वहाँ पे 100 मैसेज डाल दिया, कनेक्ट कर लिया, 2 जन रिस्पॉन्स कर दिया, तो 1 जन का मिल गया, वहाँ से मिलता है। तो काफ़ी हुआ, तो मैं नेम नहीं ले रहा, बट ये भी होता है। हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है, राइट ऐसे मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ हाँ करेक्ट, हर कंपनी हर HR का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, कैसे वो कंपनी लीड कर रही है, कैसे HR लीड कर रहा है, उस पर बहुत ओके। तो मैडम मेरा और एक जो क्वेश्चन है यहाँ से कि जब आप लोग हायरिंग प्रोसेस करते हैं, मतलब हायरिंग प्रोसेस मतलब इंटरव्यू प्रोसेस में मैं आ रहा हूँ, हायरिंग प्रोसेस के अंदर एक होता है इंटरव्यू, जब आपका CV सिलेक्शन हो गया, CV फिल्टर आप कर लिया कि इतना CVs जो है मुझे ठीक लगा फिल्टर करके, तो इनको हम लोग इंटरव्यू में बुला सकते हैं, राइट? तो फिजिकल इंटरव्यू होता है, आप लोग फिजिकल इंटरव्यू करते हैं या फिर वर्चुअल इंटरव्यू होता है ये? अब अगेन अगर जैसे कि खाली कैलकाटा बेस्ड कंपनी है और हम खाली कैलकाटा के ही लोगों को हायर कर रहे हैं, तो हम वो फिजिकल इंटरव्यू कर सकते हैं। पर अगर मेरी MNC है एंड मेरे पास बहुत सारी ओपनिंग है, मेरे पास फॉर एग्जांपल कैलकाटा में ओपनिंग है, हैदराबाद में ओपनिंग है, पुणे में ओपनिंग है, तो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ किया जा सकता है। जी वर्चुअल इंटरव्यूज़ ओवर एनी गूगल मीट और जूम, हाँ जी ऐसे होता है। फिर वो इंटरव्यू होने के बाद आप उनको फिर जो भी प्रोसेस होता है बाद में वो प्रोसेस आप फॉलो करते हैं। तो ये जो इंटरव्यू प्रोसेस में पहले आप जो CV को देखते हैं जब, तो वो आप जब क्वेश्चन आंसर उनको करते हैं तो वो सिर्फ CV देख के करते हैं या उनका मतलब उनका जो CV में जो भी लिखा हुआ है रिटेन, जो भी वो स्टेटमेंट दिया है, आपको कैसे पता चलता है कि वो सही स्टेटमेंट दिया है, मतलब सही सब कुछ दिया है नहीं दिया है? वो हो सकता है वो कुछ रॉन्ग डेटा भी एंट्री किया है या एक्स्ट्रा कुछ दिया है जो उसके क्वालिफिकेशन या उसके, सपोज एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, IT का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लिखा है कि मिनिमम 8 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो मैं मैनिपुलेट करके मैं CV में कर सकता हूँ कि ऑलमोस्ट ऑलरेडी मेरे पास 8 इयर्स एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्चुअल एक्सपीरियंस मेरे पास 5 इयर्स है। तो ये आप कैसे फिर फाइंड आउट करेंगे? तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। लोग बहुत बार जॉब पाने के लिए या जॉब मिलने के लिए लोग फॉल्सिफाई कर देते हैं। तो एट दिस मोमेंट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कम्स इनटू द पिक्चर। तो ये ही वो मेजर इशू है, तो ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के थ्रू ही सॉल्व हो सकता है। प्रीवियस कंपनी का जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई किया जा सकता है। HR वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफर लेटर, फिर आपका रिलीविंग लेटर, पे स्लिप्स, इससे मैनेज किया जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा कि पिछले कंपनी के जो HR है या उनके मैनेजर्स हैं उनको ईमेल करके, राइट? तो यहाँ पे अगेन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए थर्ड पार्टी कंपनीज ऑल्सो भी आ सकती है। लाइक हम अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, हमने आपको रीच आउट किया कि मेरे को इस इंसान का वेरिफिकेशन कराना है, आप आके मेरे को वेरिफिकेशन में बोल रहे हो कि नहीं इसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 8 साल का नहीं है, तो दैट्स व्हेन आई नो कि ये फॉल्सिफाइड इन्फॉर्मेशन है और मैं उस पर्सन को हायर नहीं करूँगी क्योंकि मेरे कंपनी का रेपुटेशन उस पर आ जाएगा। राइट रेपुटेशन स्टेक हो सकता है। यस करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली एक तरीके से नहीं, खाली अगर एम्प्लॉयमेंट की तरफ से नहीं, हर एक एस्पेक्ट में। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक कंपनी ने एक लेडी को हायर किया एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, राइट? वो लेडी ने बोला कि मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, सारे लेटर्स थी, उनका पुलिस वेरिफिकेशन सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। वो कंपनी में पिछले 1-1.5 साल से काम कर रही थी एंड सडनली शी सेड कि उनको कुछ मेडिकल इश्यूज़ हो रहे हैं, उनको मुंबई या कहीं भी जो भी ट्रैवल करना पड़ेगा।
तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम लिया एंड देन शी हैड दोस ट्रैवल जो भी था, शी वाज डूइंग इट एंड ये पिछले 2-3 महीने से चल रहा था। एंड देन द कंपनी का काम रुक जा रहा था ऑफ कोर्स बिकॉज उनका अनप्लान्ड लीव हो रहा था, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो कंपनी का काम बहुत स्लो डाउन हो रहा था। तो कंपनी ने उनको डिसाइड किया कि उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो टर्मिनेट कर देंगे। तो टर्मिनेट किया गया। उसके 2 महीने बाद देयर वाज अ ड्रग बस्ट, ड्रग्स का पता चला था एंड जो वो ट्रैवल कर रही थी शी वाज एक्चुअली गेटिंग ड्रग्स एंड स्मगलिंग इट इनटू सम अदर सिटी। तो हमारे जो कंपनी है जिसका मैं बात कर रही हूँ उस पर लीगली इश्यूज हो सकते थे कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, बट थैंकफुली वो कंपनी ने उनका पुलिस वेरिफिकेशन करा रखा था। पुलिस वेरिफिकेशन में उनका जो डिटेल्स था वो क्लियर था, तो कंपनी पे कोई लीगली क्लेम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट रेगुलेटरी जो कंप्लेंट्स है वहाँ पे सेव हो वो सेव हो गया क्योंकि वो ऑलरेडी से ऑलरेडी वेरीफाइड था कि उनका जो डॉक्यूमेंट्स है उनका रिकॉर्ड्स क्लीन है, करेक्ट। तो इसीलिए कंपनी पे कुछ असर नहीं पड़ा। नहीं तो अगर ये पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, इनका वेरिफिकेशन था, तो कंपनी पे असर हो सकता था, लीगल इश्यूज हो सकता था, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना। करेक्ट। तो उससे कंपनी बच गई। राइट। मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मेरा भी एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं पिछले 10 ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स में बीजीबी सेक्टर में हूँ, तो मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करूँगा व्यूअर्स के साथ, आपके साथ। मैं ये क्वेश्चन करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा, पहले आपका मैं एक्सपीरियंस देता हूँ। आप जो बोल रहे हो कि पास्ट एम्प्लॉयमेंट का जो वेरिफिकेशन, पास्ट एम्प्लॉयमेंट, पर्टिकुलरली पास्ट एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन की बात करो, बहुत सारा वेरिफिकेशन होता है, बहुत सारा चेक्स, बहुत सारा कंपोनेंट होता है, लेकिन मैं अभी जो बात करूँ सिर्फ पास्ट एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। तो ये जो पास्ट एम्प्लॉयमेंट जो वेरिफिकेशन है, आपको क्या लगता है कि इसको सिर्फ ईमेल वेरिफिकेशन करने से ही आप सेटिस्फाई हो, और या ये सचमुच फिजिकल वेरिफिकेशन करना भी जरूरत होता है? मतलब आपको क्या लगता है? ये मेरे हिसाब से फिजिकली करना बेटर ऑप्शन है, पर अगेन उसमें भी कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। अगर लोकेशन अलग हो तो या फिर ग्लोबली ही अलग एरियाज हो ऑल टोटल, तो वो कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, तो तब हमारे पास ईमेल ही ऑप्शन होता है। ईमेल इज़ ऑल्सो अ रिटन डॉक्यूमेंट, राइट, तो वो भी एक तरीके का वेरिफिकेशन ही है हमारे हाथ में। तो इसलिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके फिर मैं आ रहा हूँ। ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। मैं जब बीजीबी में था तो एक पर्सन ने मुझे कॉल करके बोला कि सर आपके पास एक लड़का का, मतलब एक पर्सन का वेरिफिकेशन आएगा, एम्प्लॉयमेंट, पास्ट एम्प्लॉयमेंट, तो आप ना उसको, आपको जो भी ईमेल का जो वेरिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा, हाँ, आपको दे देंगे। तो आप सिर्फ ईमेल वेरिफिकेशन ही कीजिए, फिजिकल वेरिफिकेशन मत कीजिए, मुझे बोल रहा है कॉल करके। तो मैंने बोला क्यों, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो कोलकाता में है, सेक्टर 5 में दिखा रहे होए, तो प्रॉब्लम क्या है? बोला नहीं, अभी कंपनी नहीं है, अभी कंपनी क्लोज्ड हो गया, लेकिन मैं एचआर बोल रहा हूँ, तो मैं एचआर बोल रहा हूँ और मेरा डोमेन पे आप मेल कीजिए, मैं कैंडिडेट को मैं जानता हूँ, और जो भी कैंडिडेट का जो भी डिटेल्स है मैं वो एक्नॉलेज देके आपको मैं फॉरवर्ड करता हूँ, मेल करता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, देखिए मुझे फिजिकल पे एक बार वेरिफिकेशन करना है कि सचमुच आपका ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर तो था, अभी क्लोज डाउन है, लेकिन 3 साल पहले, 2 साल पहले, कितने साल पहले बंद हुआ? बोला कि 1 साल पहले बंद हो गया। तो मैंने बोला ठीक है, अगर 1 साल पहले अगर वो बंद होता है, सचमुच होगा ऑर्गेनाइजेशन आपका था, और आपका डोमेन में अगर मेल पे अगर हम लोग कॉन्फर्मेशन भेजते हैं और अगर आप कंफर्म करते हो, मतलब हम लोग जो मेल करेंगे कि बीजीबी, मतलब ये कैंडिडेट का सचमुच ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था, या इसका सीटीसी इतना था या नहीं था, तो अगर आप सारा कुछ कंफर्म करते हो तो हो जाएगा। तो हम लोग क्या एक फील्ड एग्जीक्यूटिव को भेजा उस एड्रेस में, भेज के हम लोग पूछा कि सचमुच ये क्या 1 साल पहले क्या ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गया था, 1 साल पहले क्या कंपनी था इस मतलब लोकेशन जो एड्रेस दिया है? तो बोला नहीं, इस लोकेशन में कभी ये कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करते। Okay. और उसमें ऑलरेडी 10 ईयर्स एक कंपनी है, जो एड्रेस दिया है 10 ईयर्स एक कंपनी रनिंग है, और वो एड्रेस में वो कंपनी कभी था ही नहीं। फिर मैं उनको कॉल किया, मैंने बोला नहीं, मैं फिजिकली वेरीफाई किया, आपका कंपनी कभी भी वहाँ पर नहीं था। तब मुझे बोला कि आपको मैं एक अमाउंट ऑफर कर रहा, मुझे एक ह्यूज अमाउंट, आप कंफर्म करवा दीजिए, क्योंकि उस लड़का का चाहिए है। तो एज ए एचआर मैंने वो क्रिएट किया, मतलब मेल आईडी, डोमेन वगैरह सारा कुछ क्रिएट किया है, तो मैंने ही वो करके उनको दे देता, आप प्लीज़ हेल्प कीजिए। मैंने बोला नहीं, ऐसा तो ये तो फिर प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर हो जाएगा, ये कर नहीं सकते। तो इसलिए मैं ये एग्जाम्पल दे
रहा हूँ इसीलिए क्योंकि इसमें भी हो सकता है, इसमें भी आपका ब्रीच हो सकता है। किस लिए मैं बोल रहा हूँ कि ईमेल वेरिफिकेशन भी आपका कभी भी फॉल्सिफाई हो सकता है, क्योंकि आप देखो एक डोमेन लेके आप एक ईमेल तब बना सकते हो। उसमें अगर आपको कैंडिडेट क्या करेगा, आपको कैंडिडेट बोलेगा कि ये कंपनी का ये मेल आईडी, HR का मेल आईडी hr@xyz.com, आपने उसमें मेल किया, आपको मेल पे कंफर्मेशन भी आ जाएगा। लेकिन सचमुच वो डोमेन बनाना देखिए 1000 रुपीज का Correct. इसका काम है। अभी उसमें अगर वो लिख दिया कि इसका CTC था सपोज 10 lakhs, तो आपको 20% या 30% हाइक देना पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो कैंडिडेट कभी काम किया ही नहीं, वो फ्रेशर है, उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, लेकिन वो ऐसे भी एक्सपीरियंस बनाते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे इंसिडेंट भी हुआ था। तो फुल लीगली इलीगल हो गया ये तो। हाँ, मतलब कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो एक नाम दे के पूरा ये करके करता है, और उसका डोमेन भी दिया है। ऐसे नहीं, अगर उस डोमेन पे अगर हम लोग मेल भी किया तो वो कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करता है, फिजिकली कंपनी था ही नहीं एक्चुअली कभी भी। तो ये भी इंसिडेंट है। हाँ मनोज जी, आप बोलिए। नहीं, वही बात है। एक्चुअल डोमेन जो अथॉरिटी होता है ना, तो वो आइडेंटिफिकेशन भी करना चाहिए। करेक्ट, यस। किसी भी कंपनी का डोमेन कितना, सब फॉर एग्जांपल हम लोग को कंपनी का मान लीजिए हम लोग 14 ईयर्स बोल रहे, forestonline.com, कोई भी डोमेन का देख लीजिएगा जो ये डोमेन कब इशू हुआ, ठीक है। मतलब डोमेन भी चेक करना चाहिए कि डोमेन चेक कितना करना पुराना चाहिए, डोमेन है। ये एक बात है। और ये जो इंसिडेंट होता है, जो स्टाफिंग कुछ कंपनी है जो लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, और कंसल्टेंसी एजेंसी, करेक्ट, मैन पावर कंसल्टेंसी, और MNC जो कॉर्पोरेट जो कंपनी है, डायरेक्ट HR डिपार्टमेंट के साथ यदि कनेक्ट होगा मेल टू मेल, तो कॉर्पोरेट हम लोग सोचता है कि MNC कंपनी हम लोग को रिप्लाई नहीं देगा, बट ज़्यादातर MNC जो कॉर्पोरेट कंपनी है उसको HR डिपार्टमेंट के वहाँ पे जॉब किया था, हम लोग मैंने मेल किया, रिवर्ट आ गया, तो वहाँ पे मान लीजिए TCS, ठीक है, तो TCS भी रिप्लाई दे दिया, हाँ इतना साल से इतना जॉब किया था, हम लोग के पास काफ़ी आता है, ठीक है। अब ये TCS बोला, अब TCS.com से आया ना, .in से आया ना, .org से आया, आगे पीछे क्या है वो भी देखना है। करेक्ट, राइट। तो HR जो पर्सन होता है जो एनालिटिक्स करता है, जो रिपोर्ट का जो एनालिसिस जो रिपोर्ट बनता है, लास्ट जो रिपोर्ट बनता है, तो वहाँ पे वो वैलिडेट कर लेता है। हाँ, ठीक है। ओके सो प्रियंका जी, आपके पास ऐसे कुछ एक्सपीरियंस, कुछ इंसिडेंट है जो लगता है आपका जो एक्सपीरियंस है इसमें, कोई ऐसे कोई कैंडिडेट जो आपका मतलब आप उनको हायर कर लिया, हायरिंग हो गया, उसके बाद लगा कि नहीं ये कैंडिडेट सही नहीं हुआ, हम सही ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ, ऐसे कुछ इंसिडेंट? हाँ, ऑफ कोर्स एक दो अगर कुछ ये हुआ है, काफ़ी बार हुआ है रादर, कि जब हम हायर कर लेते हैं उसके बाद हमें पता नहीं होता है, तो हायर करने के बाद उसका वर्किंग स्टाइल पता चलता है, उसका काम करने का तरीका पता चलता है, तो एक उधर डिफरेंस आ जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंपनी जो है वो चाहती है कि फ़ास्ट पेस्ड काम हो, और जिसको मैंने हायर किया है उसका काम स्लो है, तो वहाँ पे एक डिस्क्रिपेंसी आ गई। ये एक एरिया हो सकता है। दूसरा कि जिसको हायर किया है हमने, उसका कल्चरल डिफरेंसेस हो रहा है कंपनी के साथ, वो अपने टीम के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो एक और एस्पेक्ट हो गया। तो ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये 2 मेजर इश्यूज़ है जो मैंने काफ़ी फेस किया है, कि इंसान कल्चरली कंपनी पे बैठ नहीं पा रहा है, दूसरा कि उसका जो कंपनी के साथ जो आपका पेस होता है वो मैच नहीं हो पा रहा है। कंपनी के एक्सपेक्टेशंस अगर 50% है तो वो 10% भी नहीं दे पा रहा है। तो इसीलिए हर कंपनी में एक प्रोबेशन पीरियड होता है, कोई कंपनी में 3 महीने का होता है, कोई कंपनी में 6 महीने का होता है। तो प्रोबेशन पीरियड उसी रीज़न से होता है कि हम समझ सकें कि एक एम्प्लॉय एक कंपनी के लिए फ़िट है कि नहीं। अगर प्रोबेशन पीरियड में किसी को कंपनी से निकाला जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको टर्मिनेट किया जा रहा है, उसका ये मतलब होता है कि वो इंसान कंपनी के लिए राइट फिट नहीं है। राइट। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बैकग्राउंड चेक अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम उस कंपोनेंट में जाएंगे कि कौन सा चेक एक्चुअली हम लोग कर सकते हैं एक एम्प्लॉय का। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने जो अभी बोला है कि कल्चरल डिफरेंस हो जाता है, या कभी वो टीम के साथ काम नहीं कर पाता है, टीम के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो आप लोग जब इंटरव्यू लेते हैं तो उनका क्या कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट या साइकोलॉजी कुछ टेस्ट ऐसे कुछ करते हैं? मतलब ऐसे कुछ है जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये टीम
टीम के साथ काम नहीं कर पाएगा या टीम के साथ काम कर सकते हैं, ऐसे कुछ आप लोगों का कुछ ऐसे कुछ होता है, कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह कुछ? ये भी अगेन वही है, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, पर साइकोमेट्रिक टेस्ट्स तो मैं नहीं बोलूँगी कि कंपनीज मोस्टली करती है, पर एक जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है उसमें जो कॉन्वर्जेसन होती है, जब एचआर या जो रिक्रूटर है वो इंटरव्यू लेता है तो वो खाली एक काम का एस्पेक्ट को नहीं देखता है, राइट, वो बहुत सारी एस्पेक्ट्स को देखता है कि वो जो कैंडिडेट है वो उसका बात करने का तरीका कैसा है। मैं यहीं पर क्वेश्चन कर रहा हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप लोग एग्जैक्टली क्या क्या देखते हैं, मतलब उसका जो सीवी में जो है वो तो मतलब जो उनका स्किल सेट है वो छोड़ के बाकी उनका और क्या क्या आप लोग देखते हैं कि एक कैंडिडेट को हायर करने से पहले, कि मतलब जैसे फैमिली बैकग्राउंड होता है कुछ, उसका फिनेंशियल स्टेटस क्या है, वो कैसे है, मतलब वो ड्रग एडिक्टेड है या नहीं है, ये सारा कुछ क्या आप देखते हैं, मतलब क्या क्या कंपोनेंट एक्चुअली वो बात करने से, कॉन्वर्सेशन से आप लोगों को क्या क्या पता चलता है, क्या क्या आप देखते हैं? आपने जो बोला अभी फैमिली फाइनेंशियल, अगर मैं किसी एम्प्लॉय के सीवी में तो वो ऑफ कोर्स लिखा नहीं रहेगा, अगर मैं बात करके ये सब इन्फॉर्मेशन उससे निकलवाती हूँ तो मेरे माइंड में एक बायस आ जाएगा, राइट। वो एम्प्लॉय अगर काम में 150% अच्छा होगा, पर अगर मैं ये चीज़ को देखूंगी तो हो सकता है कि वो मैं एम्प्लॉय को 50% दर्जा भी नहीं दूँ, राइट। तो हम कभी वो चीज़ पे नहीं देखेंगे कि उसका जेंडर क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। मुझे मेजर मेरा जो क्राइटेरिया होगा वो होना चाहिए काम, दूसरा कि वो उसका बात करने का तरीका कैसा है और वो कितना इजीली रिप्लाई कर पा रहा है, वो उसका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, टू अंडरस्टैंड कि मेरे कंपनी पे बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी जैसे लेट्स टेक अ कम्युनिकेटिव रोल, डिजिटल मार्केटर को हायर करिए, तो अगर कोई डिजिटल मार्केटर को हायर करेगा तो उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं मेरे कंपनी के लिए डिजिटल मार्केटर को हायर कर रही हूँ जिसके पास 3 साल या 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसका कम्युनिकेशन एक लेवल पे होगा, राइट। तो मेरे को वो चेक करना है, तो मैं उससे जब क्वेश्चंस करूँगी, उससे जब इंटरैक्ट करूँगी तो इस माध्यम से करूँगी या इस मीडियम से करूँगी कि मैं उससे इंफॉर्मेशन निकाल पाऊँ, राइट, और ये बात भी कर पाऊँ कि वो मेरे कंपनी के लिए कल्चरली बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। वो पूरा कम्युनिकेशन पे एचआर के स्किल्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए एचआर के पास कम्युनिकेशन और इंटरैक्टिव स्किल्स होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो ये सब इंफॉर्मेशन वही 1 घंटे के इंटरव्यू में से निकाल पाए। ओके, थैंक यू प्रियंका जी। नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई यहाँ पर व्यूअर्स जो देख रहे हैं, कोई अगर एस्पायरेंट से मतलब एचआर प्रोफेशनल बनना चाहता है, एचआर इंडस्ट्री में जाना चाहता है, तो आपको क्या लगता है क्या क्या क्वालिटीज़ उसके पास होना चाहिए जो वो इस फील्ड पे अगर आना चाहता है तो आ सकता है वो? मेरे हिसाब से कुछ स्किल्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कम्युनिकेटिव स्किल्स, इंटरैक्टिव स्किल्स, एम्पैथी स्किल्स, दूसरों को समझने का स्किल्स, अटेंशन टू डिटेल, चीज़ों को माइन्यूटली देखना और बायसनेस नहीं होना चाहिए। जैसे 2 एम्प्लॉयज़ में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो मैं एक का साइड लूँ, एक का साइड नहीं लूँ, वो नहीं होना चाहिए। इक्वली मेरे को देखना पड़ेगा और जो भी कोई भी अगर इशू है या कुछ भी हो रहा है, मेरे को बारीकी से दोनों तरफ से देखना पड़ेगा, कंपनी की तरफ से भी, एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी। तो एज़ एन एचआर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास वो एम्पैथी स्किल्स हो, इंटरपर्सनल स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑन पॉइंट हो कि आप अगर बात कर रहे हो तो आपको सटीक और एकदम अच्छे से आंसर्स मिले, राइट, और आपको मतलब कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं रहे, हर चीज़ को बारीकी से देखा जाए। तो हाँ, आई वुड सजेस्ट कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसको साथ साथ इंडस्ट्री को माने कंपनी का नॉलेज होना चाहिए, इंडस्ट्री का नॉलेज होना, येस ऑफ कोर्स। अगर जैसे रिक्रूटमेंट में, जैसे एचआर में भी 2 मेजर एरियाज़ होते हैं, एक ऑपरेशंस का एरिया होता है और एक आपका रिक्रूटमेंट का एरिया होता है। तो जो रिक्रूटमेंट में होते हैं उनको जो भी रोल हायर करे, अगर आईटी का रोल्स पे हायर करते हैं वो, तो उनको आईटी का पता होना चाहिए कि अगर जावा के लिए हायर कर रहे हैं, पाइथन के लिए, C++ के लिए, जिसके लिए भी, तो उसका एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, राइट। ऑपरेशंस में जो है उनको लेबर लॉज का, उनको मतलब कि ऑनबोर्डिंग का, एग्जिट का, अगर एम्प्लॉय ग्रीवेंस कुछ आ गया तो वो कैसे सॉल्व करेंगे उसका आइडिया होना चाहिए। तो फिर एचआर जनरलिस्ट होते हैं जो दोनों तरफ देखते हैं। सो वो इम्पॉर्टेंट है एचआर प्रोफेशनल्स के लिए भी टू अंडरस्टैंड कि उनका माइंड कौन सी तरफ है, कि उनको रिक्रूटमेंट की तरफ उनका इंटरेस्ट है, कि उनका इंटरेस्ट आपका ऑपरेशंस की तरफ है, तो विच इज़ द लाइन दैट दे प्रेफर फॉर देमसेल्व्स। उनको क्या लगता है कि उनके लिए कौन सा एरिया या कौन सा फील्ड ज़्यादा बेटर है। यानी जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से उसको स्किल्स तैयार करें।
ओके, नहीं बहुत ही अच्छा इनपुट है ये, व्यूअर्स के लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता था, ये मुझे भी पता चला कि ऐसे एचआर में 2 पार्ट होता है, एक है रिक्रूटमेंट का, एक दोनों दूसरा है ऑपरेशंस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, क्योंकि जो ऑपरेशंस में वो शायद वो एनडीए वगैरह वो बनाते हैं ना। हाँ, एनडीए भी आ जाएगा, फिर आपका ऑनबोर्डिंग आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स लेना करना आ जाएगा, फिर कंपनी का गाइडलाइंस, पॉलिसीज़, लेबर लॉज, देन आपका एग्जिट डॉक्यूमेंट्स हो गया, फिर परफॉर्मेंस रिव्यू हो गया, ये सब टर्मिनेशन, करेक्ट, टर्मिनेशन, एवरीथिंग, ये सब इस ऑपरेशंस वाले एस्पेक्ट में आ गया, राइट। पीपल ऑपरेशंस और पीपल स्किल्स और पीपल स्पेशलिस्ट, ये सब आपका डेजिग्नेशन इस एरिया में आ जाता है। तो ये जो सैलरी नेगोशिएशन का जो बात होता है, ये क्या ऑपरेशंस में आता है या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आता है? ये अगेन दोनों हैंडल कर सकते हैं। हाँ, पर अगर कोई है जो रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट हुआ तो वो खाली रिक्रूट करेगा, जो वो खाली ढूंढेगा, प्रोफाइल्स को हायर करेगा, राइट। वो लोग आपको ला के देगा। जो इंटरव्यू होता है वो हो सकता है कि डिपार्टमेंट मैनेजर ले। तो जैसे अगर लेट्स टॉक अगेन अबाउट आईटी ओनली, तो आईटी का जो कोर इंटरव्यू होगा, कोडिंग करना, वो ऑफ कोर्स आपका एचआर नहीं कर सकता है, वो आपका मैनेजर ही करेगा या फिर कोई कंपनी का लीड करेगा जो इसी फील्ड में स्पेशलिस्ट होगा। तो ये आपका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद आपका जो पीपल ऑपरेशंस है, दे कैन टेक द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू टू सी कि वो कल्चरली फिट है कि नहीं है। दैट्स व्हेन सैलरी नेगोशिएशंस आल्सो कम्स इन। ओके। सैलरी नेगोशिएशन में बोल देते हैं सैलरी, देखिए एक तो बजट फिक्स्ड हो जाता है, इतना ही है ए लेवल के। तो जब रिक्रूटमेंट भी किया जाता है ना, तो जब जो आपका फर्स्ट कॉल होता है, उसी में पूछा भी जाता है कि आपका करंट सीटीसी कितना है, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो वहीं पे हमारा एक लाइन बन जाता है कि अच्छा, ये कैंडिडेट्स को हम रीच आउट कर सकते हैं और ये कैंडिडेट्स हमारे लिस्ट के बाहर है। मेरा बजट जैसे जावा के लिए 10 लाख का है, एंड मेरे को कोई कैंडिडेट मिला है जो बोल रहा है मेरा करंट 15 है और मैं एक्सपेक्ट 20 कर रहा हूँ, तो वो कैंडिडेट मेरे लिए वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मेरा उतना बजट ही नहीं है। तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर 10-20% इज डिफरेंट, वो कंपनी और एम्प्लॉय नेगोशिएट कर सकता है। पर हाँ, अगर बहुत ज़्यादा लाइक 50% या 70% से ऊपर का अगर 60% है, तो फिर वो एम्प्लॉय ही हमारे कैटेगरी में नहीं बैठ पाए। इधर कन्वर्सेशन भी पता चल जाएगा जो आने वाला कि नहीं है। हाँ। और कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, कि सपोज मुझे अभी 10 लाख का मिल रहा है पैकेज, तो अगर मैं देख रहा हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने के जा रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, तो कभी कभी सैलरी सेक्रीफाइस भी करते हैं। ऐसा नहीं कि ऑफ कोर्स खुद करते हैं, ठीक है चलो मैं उसी सैलरी में जाऊंगा। हाँ। 10 लाख मुझे मिल रहा है, अगर 10 लाख भी मुझे मिलता है तब भी मैं स्विच ओवर कर सकता हूँ, वो हो जाता है। क्योंकि कुछ होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वहाँ पर कुछ टॉक्सिक कुछ रिलेशन बन गया, कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया, तो छोड़ना चाहता है, तब वो क्या करते हैं, वो पैकेज को थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा वो हाई की लेता है, क्योंकि वो भी सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन के ऊपर होता है, क्योंकि उसको चाहिए जॉब, और वो देखते हैं कि ये अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, तो चलो मुझे 10 लाख अगर सीटीसी मिलता है तो 10 लाख में मैं डाल। हाँ, अगर उसको लगे कि उसका जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसको करियर ग्रोथ मिलेगा, तो वो क्यों नहीं जाएगा। आपको आप तो एचआर हो, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है आपके एचआर के प्रोफाइल का, तो आपको क्या लगता है, आप जब स्क्रीनिंग करते हो कैंडिडेट का, जब इंटरव्यू लेते हो, उनका माइंड सेटअप क्या रहता है, कि हमेशा करियर के ऊपर उसका ज़्यादा फोकस, मतलब करियर ग्रोथ के ऊपर फोकस रहता है, या मॉनिटरी डेवलपमेंट, मॉनिटरी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फोकस? मॉनिटरी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबका फोकस मॉनिटरी पे रहेगा, मतलब मॉनिटरीली रहता है। पर जब हम इंटरव्यू लेते हैं, हमें बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है, राइट, कि पर अगर कोई डिजर्विंग एम्प्लॉय होता है जिसको पता है कि उसकी मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू है, वो डिमांड कर सकता है, तो वो हार्ड वर्क, करियर ग्रोथ पे भी फोकस करेगा, मॉनिटरी पे भी फोकस करेगा, तो वो हैंड इन हैंड चलता है। हाँ, अगर कोई एम्प्लॉय है जिसको जॉब नहीं मिल रही है, उसको काफ़ी टाइम हो गया उसके पास जॉब नहीं है, तो उस समय वो करियर ग्रोथ को मतलब वो करियर पे फोकस करेगा, हो सकता है सेम सीटीसी पे भी आ जाए, राइट। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई एम्प्लॉय है जिसका जो करंट कंपनी है वो शट डाउन होने वाला है ड्यू टू एनी रीजन, तो उस मोमेंट पे वो करियर ग्रोथ दिखेगा, मॉनिटरी नहीं देखेगा। जितना जल्दी हो सकेगा स्विच। करेक्ट। हाँ।
राइट। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम लोग हमारे डोमेन पे आते हैं कि हम लोग का जो बीजीबी का जो है उस डोमेन पे आते हैं, क्योंकि एचआर के हम लोग बहुत सारे डिटेल्स से डिस्कशन किया और मुझे लगता है व्यूअर्स को भी अच्छा सा नॉलेज मिला एचआर के बारे में। अभी अगर मैं बोलूँ कि एक एम्प्लॉय का अगर बैकग्राउंड चेक करना है बिफोर ऑनबोर्डिंग, आपको क्या लगता है कौन सा चेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चेक मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारा चेक्स होता है, क्योंकि ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बहुत सारा चेक्स होता है। लेकिन अगर मैं पर्सनली आपको पूछूं कि कौन सा चेक एटलीस्ट करना चाहिए एक कैंडिडेट का हायरिंग से पहले, तो क्या चेक्स आपके माइंड पे क्या चेक्स आएगा? मेरे हिसाब से जो फर्स्ट वेरिफिकेशन है, वो जब एम्प्लॉय हमें डॉक्यूमेंट्स भेजता है अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का, अपना पे स्लिप्स का, वो मेजर चेक है। पर मेरे हिसाब से 2 मेजर चेक होना चाहिए। एक आपका पुलिस वेरिफिकेशन, जो आपका मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू हो सकता है, एंड आपका पास्ट वेरिफिकेशन, पास्ट एम्प्लॉय वेरिफिकेशन आई मीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज़ वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी, और अब तो आधार इज़ द मोस्ट वैलिड वन, राइट? तो आधार कार्ड चेक करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आधार कार्ड का नंबर तो ऑफकोर्स हम देख ही सकते हैं, पर कंपनीज़, बहुत सारी कंपनीज़ है, वो डायरेक्टली चेक नहीं कर सकती है कि वो आधार वैलिड है या नहीं है। तो जैसे थर्ड पार्टी को देके वो आधार भी चेक किया जा सकता है कि वो आधार ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। तो हाँ, मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो 3 चेक ने व्यूअर्स को एजुकेशन भी, एजुकेशन, फ्रेशर अगर है तो एजुकेशन भी देखा जा सकता है, राइट? अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है या 1 साल का एक्सपीरियंस है तो एजुकेशन को हम उधर ज़्यादा केटर करेंगे, या एकदम ही फ्रेशर है तो हम एजुकेशन को केटर करेंगे। और अगर एक्सपीरियंस है मोर देन 3 इयर्स का या 4 इयर्स का, तो हम पास्ट एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जो अभी मैडम ने जो पुलिस वेरिफिकेशन का जो बात किया है, ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। एक पुलिस वेरिफिकेशन एक होता है, एक फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन होता है जो मैडम ने ही बोला, और एक होता है ऑनलाइन कोर्ट एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक, वो भी होता है। वो भी उसमें भी पता चल जाता है कि उसमें उसका कोई केस पेंडिंग है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन से सिर्फ आपको पता चलेगा कि उसका ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या नहीं है। लेकिन जब आप कोर्ट एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा उसके अगेंस्ट में कोई सिविल केस भी है या नहीं है। क्योंकि होता है ना कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ केस होता है जो क्रिमिनल केस नहीं, लेकिन उसके ऊपर सिविल केस चल रहा है, पेंडिंग हो रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें आप हायर तो कर सकते हो, लेकिन कैंडिडेट का स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है उसमें एंगेज्ड है, वो उसमें कोर्ट में जाके उसको अपीयरेंस करना पड़ता है, उसको जाना पड़ेगा। तो ये भी सिविल कोई केसेस कुछ पेंडिंग जब होता है, वो कोर्ट एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड से उसको पता चल जाता है। तो ये भी देखना है। और आपको क्या लगता है कि ड्रग टेस्ट वेरिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट के लिए? ड्रग टेस्ट आई थिंक ये डिपेंड करता है फ्रॉम फील्ड टू फील्ड ऑल्सो। जैसे अगर स्पोर्ट्स का फील्ड है तो उसमें ड्रग टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? नाउ अब इफ़ आई टॉक अबाउट सिगरेट्स एंड अल्कोहल, वो आपको हर दूसरा इंसान करते हुए मिलेगा, दैट इज़ नथिंग न्यू। तो आई थिंक फील्ड टू फील्ड डिपेंड करता है ड्रग टेस्ट में। जैसे कोई भी जो एज आई मेंशन स्पोर्ट्स फील्ड हो गया, उसमें कोई भी हाल में ड्रग्स हो गया या एथलीट्स जो ड्रग्स लेते हैं वो प्रॉब्लमैटिक है, डोपामीन करना या जो भी है। सो फील्ड टू फील्ड डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट, राइट? करेक्ट, वेरी करेक्ट। और आपने जैसे बोला कि 3-4 जो चेक बोला, एक आइडेंटिटी चेक बोले हैं आप, एक पुलिस वेरिफिकेशन बोला है, एक पास्ट एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन आपने बोला है, और अगर फ्रेशर होगा तो एजुकेशन चेक। तो आपको क्या लगता है एड्रेस चेक कितना इंपॉर्टेंट है? हम आधार चेक कर रहे हैं, आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं, दैट्स वेयर आई थिंक वी कैन चेक द एड्रेस एज वेल। हाँ, वहाँ से तो एड्रेस मिल रहे हैं, लेकिन उसका क्या होता है ना कि आधार में हमेशा परमानेंट एड्रेस ही शो करता है, राइट? लेकिन उसका प्रेजेंट एड्रेस भी चेक करना कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब करंट एड्रेस वो कहाँ पर रह रहा है, नहीं रह रहा है, ये चेक करना आपको क्या लगता है? ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर अ कंपनी। सपोज वो मुंबई से यहाँ पर आया, मुंबई में उसका परमानेंट, मुंबई में सपोज थाने में उसका घर है, उसका परमानेंट एड्रेस वहाँ पर है, लेकिन वो कोलकाता में न्यू टाउन में अभी आया है, न्यू टाउन में एक रेंट लेके वो रह रहा है, ठीक है? और वो CV अप्लाई किया, वो करंट एड्रेस
दिया है कि मुझे मैं न्यू टाउन कोलकाता में मैं रहता हूँ, तो ये करंट एड्रेस चेक करना आपको क्या लगता है कि ये क्या सचमुच? अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो दूसरे स्टेट में मूव करता है तो हो सकता है कि उसे वो काफ़ी बार अपना घर चेंज करे। फॉर एग्जांपल मैं जब बाहर काम कर रही थी मैंने 3 बार अपना घर चेंज किया था इन द स्पैन ऑफ 2.5 ईयर्स। तो कंपनी के लिए भी ये ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है। जैसे कोई एमएनसी है वो बार बार ये ट्रैक नहीं कर पाएगा कि कोई एम्प्लॉय कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर रहा है, पर ये एम्प्लॉय का जिम्मेदारी होता है कि कंपनी को अपडेटेड रखे कि वो कहाँ रह रहा है करंटली, राइट। ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ा, अगर एम्प्लॉय अनअवेलेबल है और अगर एम्प्लॉय को रीच आउट करना है टू जस्ट टू सी कि एम्प्लॉय सेफ एंड साउंड है कि नहीं, तो इसके लिए एड्रेस अपडेटेड होना इंपॉर्टेंट है। बट आई डोंट फील कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक फिजिकली जाके उसका एड्रेस चेक करना। आई डोंट थिंक सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेजरली आधार और पैन कार्ड का नंबर जो है वो चेक होना होता है। सो या एड्रेस आई मीन वो चेक होना ज़्यादा कंपल्सरी होता है। सो आई बिलीव कि हमें उस पर स्टिक करना चाहिए। करंट एड्रेस तो इट कैन चेंज एनी टाइम। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज है, 2 थिंग्स है। एक जो अभी डिस्कशन हुआ ज़्यादा तो जो लोन प्रोवाइड जो कंपनी है, ठीक है, तो उसको जगह से मैंडेटरी फिजिकली एड्रेस वेरिफिकेशन कराना फिजिकली। लोन जो भी ऐप बात, हाँ, लोन जो प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो और डिजिटली अभी तो डिजिटली एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया तो लिंक के थ्रू भी हो जा रहा है, ठीक है। और एड्रेस क्या, कंपनी का जो रेगुलरिटी, जो कंप्लेंट्स जो कंपनी का जो पॉलिसी है, जो कंप्लेंट्स में, इसलिए तो बीजीपी कर रहा है, ठीक है ना, बीजीपी करना पड़ रहा है कंपनी के, तो ये बात है। बट लोन प्रोवाइडर हाँ, उस एरिया में मैंडेटरी है। पर अगर आप कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी देखो या फिर एनी अदर फील्ड, तो उसमें इतना इसका नीड नहीं होगा। तो आपको मतलब और भी एक चेक का मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरे सेगमेंट में जाऊँगा। और एक चेक है जो सिविल चेक, आपको क्या लगता है सिविल चेक भी कितना इंपॉर्टेंट है? मतलब सिविल चेक मतलब उसका फिनेंशियल स्टेटस, मैंने फेस से बता रहा हूँ कि फिनेंशियल स्टेटस इसलिए मैं बोल रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारा कंपनी देखता नहीं कि उसका फिनेंशियल स्ट्रेंथ या फिनेंशियल बैकअप कितना है, लेकिन क्या होता है ना, अगर हम लोग सिविल चेक नहीं करते तो क्या हो सकता है कि उसका हमेशा ना फिनेंशियली एक हंगर रहता है। सपोज उसके पास बहुत सारा लोन है, ऊपर बहुत सारा उसके ऊपर लोन चल रहा है, तो वो उसको मिल रहा है सपोज 50,000 उसको पर मंथ मिल रहा है, और उसका ईएमआई जा रहा है कम से कम 40,000 45,000, तो उसको हमेशा ना एक्स्ट्रा अर्निंग का एक हंगर रहेगा। ये साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो आपको क्या लगता है कि फिनेंशियल स्टेटस चेक करना या सिविल चेक करना कितना इंपॉर्टेंट है, या तो चेक करना नहीं चाहिए? आई थिंक वो दरकार नहीं होता है, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ गया। तो मेरे हिसाब से दैट इज़ नॉट वेरी रिक्वायर्ड, क्योंकि वो एम्प्लॉय का पर्सनल चीज़ें हो गई ना। तो उसमें अगर मैं एज एन HR अगर मेरे को किसी का पता चलता है कि अच्छा उसका फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा है, तो मेरे दिमाग में वो बायस आ जाएगा। और अगर वो किसी और एम्प्लॉय को पता चलता है तो सब हो सकता है उसे कुछ दूसरी नज़र से देखे। तो मेरे हिसाब से वो एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, प्राइवेसी पॉलिसी एक्ट भी है इंडिया में, तो मेरे हिसाब से कि वो एक थोड़ा कंस्ट्रेंट रहना, या फिर वो एम्प्लॉय, हाँ अगर कंपनी चाहे तो कर सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंट खाली कंपनी तक रहना चाहिए, करेक्ट। पर हाँ, वो आई थिंक फील्ड टू फील्ड कंपनी का मैटर पे डिपेंड करता है, तो वही थोड़ा सा व्यूअर के लिए क्लियर कर दे रहे हैं। अच्छा पॉइंट आप बताइए, जिस टाइम बीजीबी होता है एम्प्लॉय का इधर मेल करके, इधर जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो टर्म कंडीशन है, वहाँ पे मेंशन होता है आफ्टर बिफोर बीजीबी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ चेक वहाँ पे मेंशन होता है, और वहाँ पे साइन कंसेंट, वो हमने बात करी थी कंसेंट की स्टार्टिंग में। तो उसके बाद कंपनी टू कंपनी जो अब रिपीट जो बात हो रहा है, हाँ हर चीज़ कंपनी टू कंपनी डिपेंड कर। अभी वो कंपनी सिविल के लिए एक्सपेंस करे कि नहीं करे, जरूरत है कि नहीं, ठीक है। तो सिविल चेक किस लिए कंपनी कर रहा है, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो पीस ऑफ माइंड, फाइनेंशियल जो जो फिनेंशियल जो स्ट्रेंथ है, जो फाइनेंशियल जो बोलता है जो हेल्दी है, ठीक है, ये होने से क्या है, वर्क एक्टिविटी व प्रोडक्टिविटी बेस्ट टू बेस्ट होता है। तो इसलिए देखिए जो कॉर्पोरेट जो क्लाइंट है,
तो ज़्यादातर सिविल चेक करा रहे हैं। करेंट जो ट्रेंडिंग है, जो हम लोग के पास केसेस आ रहे हैं, और टेनेंट के ऊपर, जो लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी ओनर के अंदर जो टेनेंट वेरिफिकेशन जो बीजीबी हो रहे हैं, तो उसी जगह से सिविल का क्रेडिट चेक हो। ओके, वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायरमेंट होता कंपनी टू कंपनी, अगेन फील्ड टू फील्ड डिपेंड करता है वो तो। है। ये एकदम सही बात है। तो तो कंटिन्यू। मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज, आपके पास एक कैंडिडेट आया है जो सिर्फ सीवी लेके और बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके आपके पास आया है इंटरव्यू देने के लिए, और एक कैंडिडेट आया है जो ऑलरेडी उसका खुद का सीवी तो लेके आया है, डॉक्यूमेंटेशन लेके आया है, और उसका जो भी बैकग्राउंड चेक है ऑलरेडी वो बेसिक जो बैकग्राउंड चेक का जो बेसिक कंपोनेंट जो बात किया ऑलरेडी वो चेक करके आपको रिपोर्ट वो अटैच करके आपको दे रहे हैं, सीवी आपको दे रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो आप किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, कैसे फिर आपको देखेंगे? तो जो दूसरा एम्प्लॉय है जो अपने साथ अपना सेल्फ वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स भी लेके आया है, उसके प्रति आई वुड बी मोर इंक्लाइंड, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा स्टेप लिया है टू मेक श्योर कि उसका वेरिफिकेशन ऑलरेडी मतलब है उसके पास, बस मेरे को वो वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा उस पर इंक्लाइंड हो जाऊंगी, क्योंकि आई सी कि ये जो एम्प्लॉय है वो एक एक्स्ट्रा स्टेप लेने को रेडी है, वो आगे बढ़ रहा है थोड़ा ज़्यादा, मतलब अपने आप को पोजीशन के लिए, अपने आप को कंपनी के लिए अच्छा दिखाने के लिए, अपना स्टैंड दिखाने के लिए। तो आई थिंक मैं उसके लिए मेरा ज़्यादा हायर चांसेस रहेगा हायरिंग का। ओके, सो व्यूअर्स, ये इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछा कि जो अभी आप सुन रहे हो, जो आप जॉब सर्चिंग कर रहे हो, सेल्फ वेरिफिकेशन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको सेल्फ वेरिफिकेशन करके जाना है कोई ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप सेल्फ वेरिफिकेशन करके जाते हो तो एक HR को वो कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और मुझे लगता है मैडम जो मेरा है कि इसमें कंपनी का भी कॉस्ट कटिंग हो जाता है, क्योंकि फिर दूसरी बार आपको वो सब चेक्स करवाना नहीं पड़ता है, सिर्फ वेरीफाई करना पड़ता है जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो करवा है, सिर्फ आपको एक बार क्रॉस चेक करवाना पड़ता है, लेकिन वो कंपोनेंट्स आपको फिर से चेक नहीं करना पड़ता है। तो इसमें कंपनी का जो कॉस्ट है, जो एक बीजीबी के लिए जितना भी कॉस्टिंग लगता है, वो कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है, कॉस्ट कटिंग भी हो जाता है। तो जो व्यूअर्स अब देख रहे हो, आप अगर चाहते हो तो आप सेल्फ वेरिफिकेशन कर सकते हो। आपको ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा जिसमें आपको सेल्फ वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, आप सेल्फ वेरिफिकेशन कर सकते हो डिफरेंट कंपोनेंट लेके। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन से भी आप कर सकते हो। तो सेल्फ वेरिफिकेशन आज बहुत ही ट्रेंडी है, बहुत सारे कैंडिडेट सेल्फ वेरिफिकेशन करके ही जाते हैं, सीवी के साथ जाते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है HR के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको फिर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। सो मेरा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आपका तो इतना साल का एक्सपीरियंस है HR के ऊपर, तो आप अगर व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहते हैं रिगार्डिंग HR, मतलब कोई कैंडिडेट अगर इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं तो उसको क्या क्या प्रिपरेशन लेके आना मतलब क्या क्या प्रिपरेशन होना चाहिए उनके पास, और कैसे उसको इंटरव्यू देना पड़ेगा, मतलब कैसे उसका कोड ऑफ कंडक्ट कैसे होना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, बेसिक चीज़ जो एक कैंडिडेट अगर वो इंटरव्यू क्रैक करना चाहता है तो बेसिक क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहता है। स्किल सेट तो अब देखेंगे, स्किल सेट उसके पास है, बाकी और क्या क्या मतलब एनसीएलईज जो पार्ट में हम लोग बोलते हैं वो क्या क्या होने से आपको लगेगा कि हाँ ये कैंडिडेट को मैं हायर कर सकता हूँ, एक पॉजिटिव अप्रोच देख के मिलता है, वो क्या अगर थोड़ा सा अगर पहला कि एम्प्लॉय कितना एक्टिव है, राइट। जैसे मैंने ऑफ कोर्स JD भेजा ही होगा, अगर एम्प्लॉय को हम हायर करें उसके पास JD होगा, तो उस एम्प्लॉय ने JD कितना पढ़ा है, JD कैसे पढ़ा है, और जब इंटरव्यू दे रहा है तो उसका इंटरव्यू देने का तरीका कैसा है, बैठने का तरीका से लेके बॉडी पोस्चर से लेके हर कुछ मैटर करता है। अगर कोई एम्प्लॉय है जो एकदम लेड बैक है, हाँ ठीक है ऐसे बात कर रहा है, तो वो इतना एक्टिव नहीं लगेगा, उसका बहुत ही लेड बैक अप्रोच रहेगा। तो मेरे को उसको हायर करने के पहले एक बार सोचना पड़ेगा, इवन तो उसका स्किल सेट अच्छा है, क्योंकि वो मेरे को कंपनी के लिए उतना एक्टिव नहीं लग रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है कि वो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है। ऑन दी अदर हैंड अगर एक एम्प्लॉय है जो क्वेश्चंस कर रहा है, जो एक्टिवली बात कर रहा है, जो बात सुन रहा है, अपना ओपिनियंस दे रहा है, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से उसका चल रहा है, रादर खाली जो इंटरव्यूअर है या मैनेजर है वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो आंसर कर रहा है, खाली वो वन वे नहीं चल रहा है, दोनों तरफ से देयर इज एन इंटरैक्शन विच इज़ गोइंग ऑन। हमेशा जब हम एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं हम उसका इंटरोगेशन नहीं कर रहे हैं, हम एक इंटरव्यू लेना हो गया और एक इंटरैक्शन हो जाता है, तो वो इंटरैक्शन से भी पता चलता है और
कि वो एम्प्लॉय हायरेबल है कि नहीं है, वो एम्प्लॉय का तरीका क्या है। तो मेरे हिसाब से वो सब बहुत मैटर करता है, उसका फोकस कितना है। जैसे मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, खाली वो उस क्वेश्चन का जवाब दे रहा है कि वो उसके साथ 4 चीज़ें ऐड करके बोल रहा है जो रिक्वायर्ड नहीं है, तो मतलब वो एम्प्लॉय थोड़ा ईजिली डिस्ट्रैक्टेबल भी है, राइट। तो मेरे को देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय कितना फोकस्ड है, वो काम पे कितना फोकस कर पाएगा। अब स्किल्स है तो ऑफकोर्स वो काम करना चालू करेगा, तब हमें क्लैरिटी मिलती है। हम असाइनमेंट दे के भी वो क्लियर कर सकते हैं कि अच्छा ये असाइनमेंट बहुत अच्छे से हुआ है, तो ये कैंडिडेट मेरे कंपनी के लिए अच्छा है। तो वो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। बट इंटरव्यू के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका बोलने का तरीका, उसका बॉडी पोस्चर एंड हाउ इज़ ही इंटरैक्टिंग विथ द कंपनी मैनेजर और द HR। ओके ओके, थैंक यू। सो मुझे मेरे पास जितना भी क्वेश्चन था ऑलरेडी मनीष जी मैंने पूछ लिया प्रियंका जी को। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है कुछ? काफ़ी लंबा अच्छा डिस्कशन किया, ठीक है। और लास्टली आप आने के लिए थैंक यू, ठीक। थैंक यू सो मच। और हम लोग को ऑब्जेक्ट के साथ थोड़ा सपोर्ट किया और अच्छा कन्वर्सेशन भी हुआ, तो मैं ज़्यादा बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन है। बहुत कुछ व्यूअर्स को भी, मतलब मुझे तो बहुत कुछ जानने के लिए मिला सचमुच। इवन आई हैव लर्नड सो मच थिंग्स टुडे एंड व्यूअर्स को भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला। तो तब भी मैं ये बोलना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि कुछ हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मैंने मिस आउट कर गया या कुछ क्वेश्चन स्किप कर गया, जो क्वेश्चंस मुझे पूछना था ऑन बिहाफ ऑफ व्यूअर्स, लेकिन मैंने पूछ नहीं पाया, मेरे अभी माइंड पे नहीं है इसीलिए। तो अगर आप कुछ कमेंट करते हो, कुछ अगर क्वेरी करते हो, तो फिर से हम लोग एक बार ऐसे एक इंटरव्यू सेशन करेंगे और डेफिनेटली प्रियंका जी को फिर से हम लोग एक बार तकलीफ देंगे, बुलाएंगे फिर से एक बार। माय प्लेजर। तो फिर उसी टाइम में फिर वो क्वेश्चंस लेके हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस अभी मिस आउट मेरे से हो रहा है, मेरे से स्किप हो रहा है, शायद मुझे नहीं आ रहा है अभी याद में, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कर चुका हूँ उनको। लेकिन हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे भी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यूअर्स को जानना है, लेकिन मैंने नहीं किया। तो फिर से एक बार हम लोग करेंगे आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स जब भी होगा, तो डेफिनेटली और एक बार आपको इन्वाइट करेंगे और शायद इसी प्लेस में ही होगा, तो ईजिली आप यहाँ पर आ सकते हैं और फिर से एक अच्छा से इंटरव्यू करेंगे। लेकिन मुझे आज बहुत ही हैप्पी इसलिए फील हो रहा है कि एक अच्छा कन्वर्सेशन हुआ आज और बहुत कुछ मुझे जानने के लिए मिला, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ पता नहीं था, इतना डिटेल में मुझे पता नहीं था जितना डिटेल में आपने शेयर किया मुझे। और शायद मनीष जी को भी बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली मनीष जी एक्सप्रेस नहीं कर पाते उतना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उनके भी यहाँ पे वो बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। और एक्चुअली ही बिलोंग्स टू भुवनेश्वर में रहते हैं, तो वो कोलकाता में आए हैं, जस्ट आज ही चला जाएंगे यहाँ से। सो ही इज़ आवर गेस्ट ऑल्सो, यू आर आवर गेस्ट एंड ही इज़ ऑल्सो आवर गेस्ट। सो एक्चुअली मैं ही यहाँ का हूँ, यही है। सो थैंक यू व्यूअर्स। और अगर आप पूरा वीडियो का अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डेफिनेटली अगर आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो का अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो जितना भी हम लोग ऐसे छोटा वीडियो बना रहे हैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, वो वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और बाकी आप कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चंस, कुछ भी अगर चाहते हो कि सेल्फ वेरिफिकेशन रिलेटेड और भी क्वेश्चंस, या बैकग्राउंड चेक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, या HR के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, पूछना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली हम लोगों को रीच आउट कर सकते हो। नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग का जो हेल्पलाइन नंबर है वो दे दूंगा, मेल ID भी रहेगा, मेल पे भी आप पूछ सकते हो, तो हम लोग उसी हिसाब से फिर उसका आंसर दूंगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।